So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. I hope कि आप हमारी रियल JEE एडवांस सीरीज़ और क्लेडन सीरीज़ का पूरा आनंद ले रहे होंगे फॉर योर JEE एडवांस्ड। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो सब वीडियोस, आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो। आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी स्पेशल, ऑन स्टूडेंट्स डिमांड में एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, कोलिजन थ्योरी। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छी थ्योरी है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं बनते इससे, बट फिर भी IIT JEE एडवांस जो है इससे सवाल पूछना नहीं छोड़ता और ज़्यादातर थ्योरेटिकल और अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल इससे बन के आते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको इस थ्योरी की सच्चाई को समझना होगा कि एक्चुअल में क्या बोलती है ये थ्योरी, है ना। गलत तरीके से अगर इस थ्योरी को पढ़ेंगे, जो कि ज़्यादातर बच्चे पढ़ के बैठे हुए रहते हैं गलत तरीके से, कोलिजन हो रहा है तो एनर्जी आ जा रही है, ऐसा वैसा, टक्कर हो रहा है, फिर फालतू के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना, वो सब ड्रामा चलता है। तो JEE एडवांस में ड्रामा नहीं चलता। यहाँ आपको ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से कोई चीज़ को समझ लो, दिमाग में फिट कर लो कुछ और आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन बना लोगे, ऐसे नहीं। टेक्निकल होना पड़ता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल होना पड़ता है, उसके बाद जाके चीज़ें समझ में आती हैं। ऐसे नहीं होता है टक्कर हो गया तो बॉन्ड बन गया, एनर्जी आ गई, ठीक, ऐसे नहीं। तो बहुत ही कायदे से पढ़ाऊँगा। अगर आपको बहुत सेटिस्फाइड नहीं है आप कोलिजन थ्योरी जो आपने पढ़ी हुई है उसके साथ, तो पहले दिमाग अपना ज़ीरो करो और ज़ीरो से इसको सोचना स्टार्ट करो। जिस एंगल में सोचने के लिए बताऊँगा वैसे सोचना, ठीक है, तरक्की करोगे काफ़ी। और 2017 में एडवांस में एक सवाल आया था, काफ़ी अच्छा, स्टेरिक फैक्टर 4.5 वाला जो क्वेश्चन था। लेक्चर के बाद उस पर भी थोड़ी सी एक चर्चा कर लेंगे ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आए। ओके, और जो बच्चे पढ़े हुए हैं अच्छे से इसको, वो भी देख सकते हैं यार, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा उनका, ठीक है, क्योंकि थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं कुछ कुछ कभी कभी दिमाग से निकल जाते हैं, तो देखना अच्छा होगा सबके लिए। तो देखो, स्टार्ट करते चलो। पहला पॉइंट ये है कि थ्योरी बात किस चीज़ की करती है, क्या काम करेंगे इस थ्योरी से अपन। तो इस थ्योरी से ना हम K कैलकुलेट करेंगे। K कैन बी कैलकुलेटेड, K कैन बी कैलकुलेटेड। K क्या है? रेट कांस्टेंट। थ्योरी से हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, रेट कांस्टेंट, जिसको अभी तक एक्सपेरिमेंटली निकाला जा रहा था। बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़े टू कैलकुलेट टू फाइंड K एक्सपेरिमेंटली। K आप एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हो अलग अलग मेथड से पूरे चैप्टर में। बस उसी चीज़ का एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ये थ्योरी, कि K को हम ऑन पेपर ऐसे घर में बैठ के कैलकुलेट करेंगे। ऑन पेपर कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसा इसने कहा। काफ़ी अजीब सी बात लगती है क्योंकि K तो बड़ा मुश्किल एकदम एक्सपेरिमेंट से आ रहा था, बहुत प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट्स थे, उसके बाद K निकल के आता था। अब ये थ्योरी क्या कह रही है कि हमारा जो K हम कैलकुलेट करेंगे वो एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैच करेगा, ऐसा कह रहा है ये। बस यही देखना है हमको भी आगे चलते हुए कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो अब समझो, इसने जो पॉइंट्स रखे अपने वो इस प्रकार थे कि इसने बोला कि जब एक रिएक्शन हो रहा है, आप मानो कोई भी एक रिएक्शन मान लो, आप A2 गैशियस प्लस B2 गैशियस फॉर्म्स AB गैशियस, ये एक रिएक्शन हो रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि A2 और B2 वो एक दूसरे को अप्रोच करते, और अप्रोच करते वक्त उनका खुद का बॉन्ड टूटता है, खुद का बॉन्ड AA और BB खुद का बॉन्ड टूटता है, और AB के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब ये बॉन्ड ऐसे टक्कर से नहीं टूटता है, ठीक है ना, ऐसे तो सोचना ही नहीं है। जैसे अभी बता रहे, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। AA और BB दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, और अप्रोच कर रहे हैं, आपस में इनका AA और BB का बॉन्ड टूट रहा है, और एक प्रॉपर कोलिजन के बाद A और B में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो ये। अब सवाल उठता है
कि वो AA और BB का बॉन्ड टूटा ही क्यों। ठीक है, ये बनता है सवाल कि वो AA और BB का बॉन्ड कहाँ से टूटा, कहाँ से एनर्जी आई, ये सब सवाल बनता है। उसी को आंसर करेंगे अभी आगे चलते हुए। तो पहला अप्रोच क्या समझ में आया अपने को कि हाँ, कहीं ना कहीं कोलिजन जैसा कुछ हो तो रहा है, कोलिजन जैसा कुछ हो रहा है। AA और BB के बॉन्ड्स टूट रहे हैं और दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है और उस कोलिजन से A और B के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। तो पहला जो आइडिया था वो ये था कि चलो कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाला जाए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है ZAB, ये तो आपको पता है, आपने कैलकुलेट किया होगा गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। ZAB आपने कैलकुलेट किया होगा, आपने जब आइडियल गैसेस पढ़े होंगे उस समय। खैर, ZAB का फॉर्मूला जो बनता है, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, पाई सिग्मा स्क्वायर, ऐसा कुछ, पाई सिग्मा स्क्वायर U रिलेटिव Na स्टार इंटू NB स्टार। ज़रूरत नहीं है इनके एक एक टर्म्स को अभी समझने की, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि ये फॉर्मूला थ्योरेटिकली आता है। आई होप आपने इसको डिराइव भी किया होगा। ठीक, ये अलग सेगमेंट है, उसको यहाँ बीच में डालेंगे तो लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZAB कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। और ये जो ZAB क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बता रहा है। ध्यान से समझना, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स बता रहा है यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट टाइम, यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन्स हुए वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बिटवीन A एंड B। A एंड B बोलने का मतलब है यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, आप ऐसा मान लो, ठीक है, उनके बीच में कितने कोलिजन्स हुए वो बता रहा है ये। तो शुरू में लोगों को लगा हाँ ठीक है, आ जाएगा इससे आंसर, ऐसा लगा लोगों को कि हाँ कोलिजन्स जितने हो गए उतने प्रोडक्ट बन गए, तो उसके हिसाब से K अपन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये बहुत ही हाई वैल्यूज़ दे रहे थे, ये बहुत ही हाई वैल्यू दे रहा था एज कंपेयर टू ओरिजिनल K। ओरिजिनल K मतलब जो K आपका एक्सपेरिमेंट से आया है, जो K आपका एक्सपेरिमेंट से आया है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही हाई वैल्यू दे रहा था। तो इससे समझ आया कि सिर्फ कोलिजन ही एक चक्कर नहीं है, कोलिजन से नहीं हो रहा सब कुछ। ठीक है, कोलिजन से नहीं हो रहा सब कुछ। उसके बाद अब जो आगे की कहानी है वो आपको मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, वही अपना पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के थ्रू। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट तो अभी तक हमने क्या बोला कि देखो कोलिजन एक मैटर करती है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी सिर्फ रेट को गवर्न कर रहा है या रेट कांस्टेंट की वैल्यू को सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी गवर्न कर रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये इस वैल्यू के साथ K एक्सपेरिमेंटल मैच कर जाती, बट नहीं कर रही थी। अभी स्टिल ये बहुत हाई वैल्यूज़ था। क्यों था, कैसे था, बने रहिए थोड़ा आगे, पेशेंस रखिए, 30-40 मिनट की बात है, आपको बहुत कायदे से सब कुछ समझ में आएगा। चलो, तो अब जो दूसरा पॉइंट है ना, उसको समझाने के लिए मैं ग्राफ यूज़ करता हूँ, और इस ग्राफ के थ्रू आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर होंगे। A2 और B2, तो मैंने बताया शुरू में बॉन्ड टूट रहा है, तो बॉन्ड टूटने के लिए जो एनर्जी आई है वो कहाँ से आई है? अब ये सब मन में चलता है ना कि टक्कर से एनर्जी आई, टक्कर हुआ, बॉन्ड टूट गया, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। आप समझिए आपके पास एक कंटेनर है, इस थॉट से सोचिए, ये कंटेनर है, आपके पास A2 था, B2 था, आपने इसको हीट दिया या टेम्परेचर दिया, कुछ टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर दे के आप उसकी क्या बढ़ा रहे हो? टेम्परेचर देकर आप उसकी क्या बढ़ा रहे हो? आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, इफ़ वी आर एज्यूमिंग द गैसेस टू बी आइडियल, तो हम टेम्परेचर बढ़ा के उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। आप ऐसे सोचिए। तो ये A2 और B2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर के अंदर, सभी लोग मूव कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से मूव कर रहे हैं। हमने एक टेम्परेचर दे दिया है जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई है,
ऑब्वियसली एवरेज काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, इंडिविजुअली किसी की काइनेटिक एनर्जी कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सभी लोग ऐसा यूनिफॉर्म काइनेटिक एनर्जी के साथ नहीं चलते। ये सब अपन ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मोटा मोटी बात ये है कि आपने टेम्परेचर दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब देखो जब बॉन्ड टूट रहा होगा तो क्या होता है, जब बॉन्ड टूट रहा होगा तो नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने, जब बॉन्ड टूटता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है, जब बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। नॉर्मल सा बात है, ये नॉर्मल सा स्टैंडर्ड है ये। तो यहाँ पे अपन ऐसा ग्राफ शुरू में बना रहे हैं, ये ग्राफ को थोड़ा देखना, ये ग्राफ कुछ इस तरह से अपन बना रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ हमने बनाया। अब इसके इस सेगमेंट को थोड़ा विजुअलाइज करो, यहाँ से यहाँ तक के सेगमेंट को विजुअलाइज करो। क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और इस पॉइंट पे तक जाने पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो बॉन्ड है ए और ए का वो टूट रहा है। तो वो बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी कहाँ से आई, तो वो बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी टेम्परेचर से आई। टेम्परेचर से आपने उसको काइनेटिक एनर्जी दिया और वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है और कुछ नहीं। ऐसे सोचो कि मॉलिक्यूल बहुत जोर से मूव कर रहा है और इसके पास इतनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी चाहिए ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। जिस समय उसके बॉन्ड्स टूट गए हैं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसको उतनी एनर्जी चाहिए कि वो अपने बॉन्ड्स को तोड़ के इस तरह से कुछ एक हाई एनर्जी स्टेट में जाके पहुंच सके। तो यहाँ पहुंचने के लिए उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसको बढ़ानी पड़ेगी अपनी। पहले वो यहाँ था और उसको इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। ये जो बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी से आएगी। और काइनेटिक एनर्जी आपने कहाँ से दिया, आपने टेम्परेचर दे के छोड़ दिया, आपने टेम्परेचर दिया छोड़ दिया। अब उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी रही होगी काइनेटिक एनर्जी, इसी को फिर आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इतनी, अगर इतनी है तब वो क्या कर सकते हैं, अपने बॉन्ड्स तोड़ के ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर सकते हैं। दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि ए का बॉन्ड इस तरह से टूट गया है, बी का बॉन्ड इस तरह से टूट गया है, लाइक दिस। और जस्ट इसके बाद क्या होगा कि ए और बी के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ए और बी के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगी। अब ये नीचे जाएगा या ये ऊपर रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके रिएक्शन की इंथैल्पी क्या है। जो बॉन्ड टूट रहा है वो अगर ज़्यादा स्ट्रांग था, जो बॉन्ड बन रहा है वो कमज़ोर बन रहा है, तो ये एंडोथर्मिक सा प्रोसेस होगा। क्या बोला मैंने, जो बॉन्ड टूट रहा है अगर वो काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड था तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी बहुत सारी, लेकिन जो नया बॉन्ड बन रहा है वो उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम ज़रूर होगी, लेकिन इस वाले से ऊपर ही रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आई होप आपको कुछ बातें दिमाग में क्लियर हुई होंगी कि इस ग्राफ में हो क्या रहा है। यहाँ से यहाँ तक A2 और B2 के बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ठीक है। फिर A2 और B2 आपस में अप्रोच कर रहे हैं और AB का बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से AB का बॉन्ड, इस पॉइंट में आप ऐसा सोच सकते हो कि हाँ, जस्ट वो जो AA और BB का बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट एकदम से टूट चुका है और जो AB का बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट एकदम से बनना स्टार्ट हो रहा है।
ए बी का जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट बनना स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ये बॉन्ड बनने लगा पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। अब सिंस देखो यहाँ पे ये एनर्जी इससे भी नीचे चले गई है, इसका मतलब ए बी का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन ए ए और बी बी के बॉन्ड से, इसीलिए तो नेट एनर्जी रिलीज हुई ना, नेट एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। अच्छा, तो अब ये पॉइंट आता है कि भाई ये भी एक रिक्वायरमेंट आ गई। अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि टक्कर हो रहा है तो वो प्रोडक्ट दे देंगे, होगा क्या ऐसा? नहीं। अब वो A2 और B2 जो हैं वो गए ऐसे टक्कर खा गए, कोलिजन हुआ, लेकिन उनका बॉन्ड ही नहीं टूटा है, उनका बॉन्ड ही नहीं टूटा है। क्यों नहीं टूटा है बॉन्ड? अरे यार मान लो काइनेटिक एनर्जी इतनी रही नहीं उनकी, आपके पास करोड़ों मॉलिक्यूल्स है, उसमें से हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म तो रहती नहीं, तो उनमें से सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स ही होंगे जिनके पास मिनिमम इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी तो वो उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अचीव कर सकते हैं। बोलने का मतलब है तभी तो वो अपने बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा एक फैक्टर, तो अभी थोड़ा सा आपको फीलिंग आया होगा कि यहां पे वैल्यू काफी हाई क्यों आ रही थी, क्योंकि यहां आप हर एक कोलिजन को मान रहे थे कि हां उससे प्रोडक्ट बन जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो दूसरा यहां पे एक फैक्टर आता है और वो फैक्टर है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, तो ये एक फैक्टर है कि भाई हमें वो परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, हमें वो परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए जिनका एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। कौन सा एनर्जी? नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी। दो ही तरह की एनर्जी है यार, पोटेंशियल काइनेटिक, उसी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई टक्कर वक्कर से एनर्जी नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो एनर्जी बैरियर, तो यहाँ पे भी एक कैलकुलेट करके एक रिलेशन दिया गया कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, ये भी कैलकुलेट किया गया। ओके, ये भी कैलकुलेट किया गया, एक्सपेरिमेंट से नहीं, कैलकुलेट किया गया। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन E A, क्या आया ये इक्वेशन? ये है e⁻⁻⁻⁻⁻, बहुत फेमस है, सबको पता रहता है, बट ये क्या डिनोट कर रहा है? ये जो टर्म है ये एक डायमेंशनलेस टर्म है। e⁻⁻⁻⁻⁻ एक डायमेंशनलेस टर्म है। ये उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा है जिनकी एनर्जी E से ज़्यादा है, तभी तो एंट्री मिलेगा उसको, तभी तो बॉन्ड तोड़ पाएगा ताकि नया बना पाए, है ना? नहीं तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। जो हल्के फुल्के मॉलिक्यूल्स है, मानो यहाँ तक बॉन्ड टूटा भी तो कितना टूटा, सिर्फ इतना ही टूटा, इससे ज़्यादा टूट ही नहीं सकता उनका बॉन्ड। जिनकी एनर्जी कम है वो यहीं तक, ये धीरे धीरे टूट रहा है, देखो ये ये धीरे धीरे टूट रहा है, यहाँ पूरा टूट गया, ऐसे सोच सकते हो आप। लेकिन जिनकी एनर्जी उतनी नहीं है, ये आधे में तोड़ के ऐसा थोड़ी ना होगा, आधे में टूट जाएगा बॉन्ड, उससे प्रोडक्ट थोड़ी ना बनेगा। वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है वो कौन देख रहा है? ठीक है, प्रोडक्ट थोड़े ना आएगा उससे। तो ये दूसरा पॉइंट आया एनर्जी बैरियर का। इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने को उससे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से काफ़ी हेल्प मिलती है उससे भी रिलेट करेंगे। पहले थोड़ा इस थ्योरी को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये दूसरा एनर्जी बैरियर आया। अब लोगों ने कहा कि अब तो हमारा काम हो गया है, हमने अब K के बारे में बता दिया है। K जो है वो ZAB मल्टीप्लाइड बाय, अब एक ये फ्रैक्शन है, मतलब 1 से छोटा नंबर है, जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही थी K की, अब वो थोड़ी घट जाएगी, है ना? अब वो थोड़ी घट जाएगी क्योंकि यहाँ एक ऐसा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एक ऐसा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया जा रहा है जो कि उन मॉलिक्यूल्स को कवर कर रहा है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन से के जितनी है या उससे ज़्यादा है, हैविंग मिनिमम दैट मच एनर्जी, उनको कवर कर रहा है ये। ठीक, तो अब कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया कि ठीक है, अब जाओ और K की कैलकुलेटेड वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ आप मैच करो। K की कैलकुलेटेड वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच करो।
तो रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट अभी भी मैच नहीं कर रहे थे। रिजल्ट अभी भी मैच नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्या दिक्कतें आई? चलिए देखिए। तो क्या हुआ? कैलकुलेट किया, के कैलकुलेट किया और फिर के थ्योरेटिकली निकाला, सॉरी कैलकुलेट किया और के एक्सपेरिमेंटली निकाला। स्टिल के कैलकुलेटेड ज़्यादा आ रहा था। मतलब अभी भी के कैलकुलेटेड ज़्यादा आ रहा था। वो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद भी, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद भी के कैलकुलेटेड ज़्यादा आ रहा था। तो फिर उसने दिमाग लगाया, बोला यार ठीक है, के कैलकुलेटेड अभी भी ज़्यादा आ रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब मैं कहूँ तो 99.9% केसेस में, 0.1% थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं वैल्यूज़। और उसी पे स्पेशली सवाल आया था 2017 में, वो जो 0.1% वाला केस है। ठीक है, देखते हैं उसको भी। तो के कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन के एक्सपेरिमेंटल फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसा ही ऑब्जर्वेशन आ रहा था, इसी को अपन स्टैंडर्ड पकड़ के भी चलते हैं। तो ये ज़्यादा आ रहा था। तो अब इसने फिर कहा कि अरे यार एक गलती हो गई है। अब इसने सोचा कि एक गलती हो गई है। क्या गलती हुई? कि ए का बॉन्ड हमने तोड़ दिया, बी का बॉन्ड हमने तोड़ दिया। ए बी का बॉन्ड हमने तोड़ दिया और हमने उस फैक्टर को कंसिडर भी कर लिया। हम टक्कर को भी कंसिडर कर रहे हैं। Z1, ये जो ZAB वाला फैक्टर है, ये टक्कर को भी कंसिडर कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो ZAB है, ये तो हर किस्म के टक्कर को कंसिडर कर ले रहा है, कैसा भी टक्कर हो। मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे छू के भी निकल गए, ऐसे करके भी निकल गए, तो उस टक्कर को भी क्या कर रहा है ये उसको भी काउंट कर ले रहा है। लेकिन वो टक्कर प्रोडक्टिव नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक NO2 का एग्जाम्पल लेता हूँ तो थोड़ा समझ में आता है। NO2 का एग्जाम्पल ले सकते हो आप। देखो, इससे फील करो, NO2 ऐसा और NO2 ऐसा, जब ये टक्कर खा रहे हैं तो टक्कर खा के इनको N2O4 बनाना है। तो अच्छा टक्कर क्या माना जाएगा? कि N और N आके टक्कर खाएं ताकि N और N के बीच में बॉन्ड बने। इसको एक अच्छा टक्कर मानोगे आप। और अगर ये NO2 है, इसका ऑक्सीजन अगर टक्कर खा रहा है तो वो टक्कर प्रोडक्टिव नहीं होगा, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। लेकिन इस ZAB में हम क्या कर रहे हैं? इस ZAB में हर तरह के टक्कर को काउंट कर ले रहे हैं, हर तरह के कोलिजन को हम काउंट कर ले रहे हैं कि हाँ, ZAB तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता रहा था। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या थी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये थी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता रहा था कि कितने कोलिजन हो रहे हैं। कोई ओरिएंटेशन का तो कुछ बात ही नहीं था कि किस ओरिएंटेशन में टक्कर होना चाहिए। तो क्या ये ZAB के 100% टक्कर प्रॉपरली ओरिएंटेड वाले टक्कर होंगे? ऑब्वियसली नॉट। अब उसमें भी हमको चीज़ों को थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसमें भी चीज़ों को थोड़ा कम करना पड़ेगा। उसमें भी कुछ परसेंटेज कोलिजन्स को ही कंसिडर करेंगे हम, कुछ परसेंटेज कोलिजन्स को ही कंसिडर करेंगे। तो फिर एक तीसरा फैक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट इज ओरिएंटेशन फैक्टर। दैट इज ओरिएंटेशन फैक्टर। इसी को स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, इसी को प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके अलग अलग। तो ये एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये फैक्टर को भी क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? नहीं, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब क्या करते हैं कि गए एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करके के आया, इससे जितना कैलकुलेट हो सकता था हुआ। अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको मैचअप करने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वो फैक्टर था P, जिसको बोला गया स्टेरिक फैक्टर। ये किन कोलिजन्स को कंसिडर करेगा? ये सिर्फ उन कोलिजन्स को कंसिडर करेगा जब ओरिएंटेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स प्रॉपर है, ताकि एक प्रोडक्टिव कोलिजन हो सके। ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो अब इस P फैक्टर के साथ हम जो इक्वेशन हमारी थी K की, जो अधूरी सी इक्वेशन थी, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं।
और हम ये कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू, अभी तक क्या था, ZAB इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस EA बाय RT। ये तुम्हारा एनर्जी वाला बैरियर, ये तुम्हारा नंबर ऑफ कोलिजन्स, बट एक्चुअली में हमें नंबर ऑफ कोलिजन्स और एनर्जी के साथ साथ इफेक्टिव कोलिजन्स भी चाहिए, जो कि प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलिजन्स हों, और उसकी वजह से हमने यहाँ पे P मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब ये P मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये वाला जो K है, ध्यान से समझो, अब ये जो K है ये तो एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैच करेगा, है ना, ये तो अब एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैच करेगा। इसी को ना A भी बोल दिया जाता है यार, देखो इसी को ऐसा लिख देते हैं, A ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस EA बाय RT। अरेनियस कांस्टेंट, अरेनियस इक्वेशन, आप इसी को पढ़ते हो, अरेनियस इक्वेशन। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही बता रहा है, ये वाला जो K है। और ये वाला जो K था ना, ये वाला K, ये भी तो K का ही एक्सप्रेशन था, ये प्योरली थ्योरेटिकल था। समझो बात को, खूबसूरती समझो इसकी। ये जो था ये K थ्योरेटिकल कहूंगा इसको मैं, दिस इज K थ्योरेटिकल, और ये जो तुम्हारा है ये है K एक्चुअल बोल लो, एक्सपेरिमेंटल बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो जो P आया वो P क्या है, P इज K एक्चुअल अपॉन K थ्योरेटिकल। तो स्टिल ये वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1 से छोटी ही आती है। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकली जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, आप उसमें ZAB हर तरह के कोलिजन्स को कैलकुलेट कर ले रहे हो, और हर तरह का कोलिजन प्रोडक्टिव नहीं है। तो इसलिए ये वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कम्स, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस ना, वी विल नॉट टॉक अबाउट दोज केसेस कि व्हाई इट इज कमिंग ग्रेटर देन 1 in some cases like harpoon mechanism you might have studied। नहीं भी पढ़ा तो एडवांस की सिलेबस से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो most of the reactions have P less than 1। तो यहाँ से आपको P के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आई होप आपको क्या चीज़ एक्सपेरिमेंटल है, क्या चीज़ कैलकुलेटेड है, कौन सा फैक्टर क्या सिग्निफाई कर रहा है, एनर्जी कहाँ से आई, किस में ट्रांसफॉर्म हुई, क्या हुआ, ये आई होप आपको इस आधे घंटे के लेक्चर में सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। चलो थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, इसको ना अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी थोड़ा सा रिलेट करके देख लेते हैं, थोड़ा फ़ायदा होगा। और उसके बाद अपन वो एडवांस 2017 वाला जो सवाल था उसको एक बार देख लेंगे, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी। ठीक, तो चलो देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से थोड़ा बहुत और बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ आपको ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल में, बस एक लुक देखते हैं इस पर क्या है कैसा है। तो अपन एक बात कर रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ये सब बातें अपने को पता है। मैं इस गिवन रिएक्शन की, जो इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं A2 + B2 फॉर्म्स AB, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, उसकी बात करें तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी मान लो यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। उसका एक्टिवेशन एनर्जी ये है, ये उसका एक्टिवेशन एनर्जी है। सपोज एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं अपन, ये तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी है। अब आप देखो इस टेम्परेचर पे 100 केल्विन पे इसको क्रॉस करने वाले कैसे पता करते हैं, क्रॉस करने वाले एरिया निकाल के पता कर सकते हैं आप। यहाँ का ये जो एरिया है इससे आप पता कर सकते हैं। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं 100 केल्विन पे, तो इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाले, इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या सिर्फ इतनी सी है। हाँ, वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं यहाँ से, एक नॉर्मल क्वालिटेटिव अपन देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो मानो आपने 1200 केल्विन किया, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, बट फिर भी 1200 केल्विन अगर आपने किया तो इसके आगे देखिए, इसके आगे ये देखिए, ये पूरे, ये देखिए, आप खुद ही देखिए अब कितने सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एनर्जी बैरियर को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगेगा। यील्ड अलग चीज है, यील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यील्ड अलग चीज है, वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, उसको मिक्स मत करना। हाँ, बट ये है जितना भी आएगा वो जल्दी आएगा,
जितना भी प्रोडक्ट आएगा वो जल्दी आएगा, क्योंकि अब उस एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो एनर्जी बैरियर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे। और इसी में देखो, अगर आप टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हो तो अब इस एनर्जी से ज़्यादा, इतने तो है ही, इसके साथ साथ ये देखो ये वैल्यू और ज़्यादा बढ़ के मिलेगी आपको। तो क्या हो रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर बढ़ रहे हैं, एंड देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, हमेशा बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। आई होप आपको ये भी पार्ट ठीक से समझ में आया होगा। अब चलो लेते हैं लास्ट एक 2017 वाला क्वेश्चन और उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, को देख लेते हैं। ऑल्दो थ्योरी पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन में ज़्यादा दम रहा नहीं है। तो इन बाइमोलिकुलर रिएक्शन स्टेरिक फैक्टर वाज फाउंड टू बी 4.5। जैसा कि मैंने आपको कहा, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग पूछा हुआ है। नॉर्मली बच्चा स्टेरिक फैक्टर 1 से लेस पढ़ता है, यहाँ 4.5 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल। कुछ रेयर रिएक्शंस होते हैं, जैसे पोटेशियम और ब्रोमीन का एक रिएक्शन माना गया है टू फॉर्म KBr, दिस प्रोसीड्स वाया हार्पून मैकेनिज्म रिएक्शन है, ठीक है, वो अपने को उसमें कोई जाना नहीं उसमें। अपन बस ये देख रहे हैं कि यार ये 4.5 आ गया P, और अभी तक हमने P क्या समझा है, P इज एक्चुअली K एक्चुअल मतलब एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। तो अगर K एक्चुअल अपॉन K थ्योरेटिकल P है, तो इसी को सिंस जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पोर्शन है, वो जो एनर्जी बैरियर वाला, वो दोनों के लिए सेम ही है, वो दोनों के लिए सेम ही है, एक्सपेरिमेंट हो या फिर थ्योरेटिकल हो, वो दोनों के लिए सेम है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर एक्चुअल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी फैक्टर थ्योरेटिकल, ऐसा लिख सकते हैं, है ना ये। और अब P जो है वो 4.5 है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर एक्चुअल है वो बड़ा है फ्रीक्वेंसी फैक्टर थ्योरेटिकल से। पढ़ चुके हैं यार अपन, अभी थ्योरी पढ़ चुके हैं, डिटेलिंग आपको दे चुका हूं। अब आ जाओ ऑप्शंस में आ जाओ। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। जी हाँ, स्टेरिक फैक्टर से एक्टिवेशन एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, दिस एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इज हायर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन। अब प्रेडिक्टेड की बात हो रही है तो हम मान लेंगे कि ये थ्योरेटिकल बात कर रहा है। तो प्रेडिक्टेड बाय द अरेनियस इक्वेशन, हाँ ये प्रेडिक्शन हुआ था, ए थ्योरेटिकल से बड़ा है ए एक्चुअल। जी हाँ बिल्कुल बड़ा है, वी एग्री विद दिस। द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय द अरेनियस इक्वेशन इज हायर देन दैट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ना, ठीक नहीं है, इससे उल्टा हो गया ना वो। अब यहां पे क्या कह रहा है, सिंस P is 4.5 द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड। बिल्कुल गलत बात है, P 4.5 है, 4.5 होना मतलब एकदम धूम धड़ाके से रिएक्शन होगा यार। 4.5 का स्टेरिक फैक्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैटलिस्ट वैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है, काइनेटिक्स वैसे ही बहुत ऊपर चल चुकी है रिएक्शन की। तो ये जो है, अच्छा गलत ऑप्शन होगा ये। So reaction will not proceed unless an effective catalyst is used. So according to me the correct answer for this should be A and B. तो I hope आपको कोलिजन थ्योरी जो है वो कायदे से समझ में आई होगी। इसका लैंग्वेज थोड़ा समझो, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू और प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन, तो प्रेडिक्शन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल बात कर रहा होगा, ऐसे सोचना है। सो आई होप आपको कोलिजन थ्योरी काफ़ी ढंग से क्लियर हो गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मैं और भी नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ सकूं और सभी का उससे बेनिफिट हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।